बैक बेंचर्स हमेशा लो स्कोरर्स होते हैं। आज का वीडियो उनके लिए है जो ये प्रूव कर देना चाहते हैं कि पीछे बैठ के भी कोई अच्छी रैंक लेके आ सकता है। तो एक जर्नी आपकी भी बहुत इंटरेस्टिंग रही लॉ प्रेप में जब आपने पढ़ाई की, तो उस जर्नी के बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। सर स्टार्ट मतलब 24 मई को मेरा 10th का लास्ट बोर्ड था और 30th में मैं लॉ प्रेप आ गया था। तो आई वाज प्रीटी डिटरमिन्ड कि मेरे को करना क्लैरिटी है और कुछ भी करके क्लियर करना ही है। एंड उस कोर्स के अंदर ही थोड़े बहुत फ्रेंड्स बन गए यहाँ पे, माधवी शिवम कार्तिक, ऐसे हम लोग सब होशियार थे। ऐसा नहीं था कि पीछे बैठे हैं, तो वी वर जस्ट चिलिंग। हेलो एंड वेलकम टू लॉ प्रेप ट्यूटोरियल कैंडिड कॉन्वर्सेशंस विद क्लैट टॉपर्स। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें ऐसा लगता है कि बैक बेंचर्स हमेशा लो स्कोरर्स होते हैं। आज का वीडियो उनके लिए है जो ये उन बैक बेंचर्स के लिए स्पेसिफिकली जो ये प्रूव कर देना चाहते हैं कि पीछे बैठ के भी कोई अच्छी रैंक लेके आ सकता है। सो टुडे वी हैव यश राज चांडक विद अस who has scored all India rank 57 in AILET exam. Hello Yash. हेलो सर, कैसे हो आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। So how's the feeling after you getting the result? How's the feeling? सर स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था मैं कि मेरा नाम लिस्ट में आएगा या नहीं आएगा, बट जब वो लिस्ट में नाम आ गया तब एक अंदर से बहुत खुशी हुई मेरे को कि दैट्स इट, आई हैव क्लियर्ड एलिट। तो उस फीलिंग को सिंक इन होने में कितना टाइम लगा? सर इट टुक टाइम, इट टुक 2 months फॉर मी टू कम आउट दैट ब्लू। आई वॉज रियली हैप्पी, माई फ्रेंड्स, माई फैमिली, एवरीवन वॉज रियली हैप्पी एंड सबका बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, सबने बहुत तारीफ भी करी मेरी। तो मैं उस बबल से बाहर आने में थोड़ा टाइम ले लिया। देखिए, जैसा मैंने शुरुआत में कहा दैट यश वाज अ लास्ट बेंचर, बट यहाँ पे यश जब लास्ट बेंचर थे तो ये लोग का एक ग्रुप हुआ करता था और मुझे याद है कि पीछे बैठ के सिर्फ आंसर्स देते थे और कोई बात नहीं और कोई चीत नहीं, क्लास के वक्त सिर्फ आंसर्स देते थे। तो एक जर्नी आपकी भी बहुत इंटरेस्टिंग रही लॉ प्रेप में जब आपने पढ़ाई की, तो उस जर्नी के बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। सर स्टार्ट मतलब 24 मई को मेरा 10th का लास्ट बोर्ड था और 30th में मैं लॉ प्रेप आ गया था। तो आई वाज प्रीटी डिटरमिन्ड कि मेरे को करना क्लैरिटी है और कुछ भी करके क्लियर करना ही है। एंड उस कोर्स के अंदर ही थोड़े बहुत फ्रेंड्स बन गए यहाँ पे, माधवी शिवम कार्तिक, ऐसे। तो वी यूज टू सिट लास्ट बेंचेस पे एंड वी हैड डिसाइडेड कि भाई हम लोग आए तो पढ़ने ही हैं मेन, लेकिन दैट डजंट मीन कि हम लोग बात भी ही कर सकते हैं। सो वी गेव आंसर्स एवरी टाइम, मतलब हम लोग सब होशियार थे। ऐसा नहीं था कि पीछे बैठे हैं, तो वी वर जस्ट चिलिंग। हाँ, तो फ्रेंड्स का होना और अच्छे फ्रेंड्स का होना कितना इम्पोर्टेंट है प्रिपरेशन की जर्नी में? सर अच्छे फ्रेंड्स का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो लोग दे कीप यू मोटिवेटेड फर्स्टली whenever you come into their contact. We are all talking about CLAT, we are all talking about AILET, सारी एग्जाम से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जी के फैक्ट्स एक्सचेंज कर रहे हैं जब भी बात कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में चलती रहती है चीज़ें एंड दैट्स हाउ दे हेल्प्ड अस। ओके, तो सभी ना फ्रेंड्स ग्रुप में ऐसा होता है कि एक फ्रेंड ऐसा होता ही है जिसके सारे सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, जो टॉप कर रहा होता है, और कुछ फ्रेंड ऐसे होते हैं जो उसको सिर्फ देख रहे होते हैं। तो आपके फ्रेंड्स ग्रुप में भी ऐसा कोई था? नहीं, एज सच ऐसा कोई नहीं रहा, लेकिन मेरे फ्रेंड ग्रुप के अंदर everyone had some kind of strength and some weakness and we used to work on it together. Okay, so that helped you overcome each other's weaknesses, right? Immensely. And what was your weakness while preparing for CLAT? GK, for sure. GK. Yes. Okay, GK, I have seen a lot of students have GK and QT as weaknesses. तो GK की weakness जो थी उसमें क्या प्रॉब्लम, क्या आ रही है GK में, क्या आ रही थी? सर वो फैक्ट्स मेमोराइज करने में प्रॉब्लम आ रही थी। यू नो द सोर्सेज, यू नो न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ना है, यू नो क्लैट एक्सप्रेस करनी है, यू नो बाकी के सोर्सेज भी आपको सब पता है, बट एट दी एंड वो फैक्ट्स मेमोराइज करने में बहुत टाइम लग रहा था। और जब रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे मॉक के अंदर, तो वो डीमोटिवेशन की वजह से फिर वो GK मुश्किल हो जाती है। बट फिर भी यू क्लियर्ड AILET। ऐसा है ट्रेंड कि AILET की GK इज मोर फैक्चुअल, तो फैक्ट्स में प्रॉब्लम आना और वही पेपर ज़्यादा अच्छे मार्क्स से क्लियर करना जिसमें फैक्चुअल GK आती है। तो क्या ऐसी स्ट्रैटेजी रही विच हेल्प्ड यू विद दिस सब्जेक्ट विद GK? Sir, in the beginning, I wasn't an avid newspaper reader for sure. I used to read it on and off, like महीने में 10-15 बार ही पढ़ता था अच्छे से, and बाकी time I used to skim through it, and that's how I prepared for newspaper. But I was sure कि मेरे को क्लैट एक्सप्रेस पे ध्यान देना है, बिकॉज मोहित सर यूज टू से कि क्लैट एक्सप्रेस के अंदर से क्वेश्चन पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इट कवर्स ऑल योर टॉपिक्स। सो मैंने क्लैट एक्सप्रेस बहुत अच्छे से करी थी एंड उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए, क्लैट में भी और AILET में भी।
तो क्लैट एक्सप्रेस करने का कोई स्पेसिफिक तरीका था पढ़ने का, रीडिंग का, या कोई स्ट्रैटेजी थी क्लैट एक्सप्रेस को स्पेसिफिकली पढ़ने की? हाँ सर, एक स्ट्रैटेजी थी जो लाइक फर्स्ट डे यू रीड 5 पेजेस, सेकेंड डे उन 5 पेजेस का रिविजन कर लो और नेक्स्ट 5 पेजेस पढ़ो, Okay. थर्ड डे वो 10 पेजेस पढ़ो, नेक्स्ट 5 पेजेस पढ़ो, करते 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 आपका 1-2 वीक के अंदर पूरी क्लैट एक्सप्रेस खत्म, एंड उसके बाद यू जस्ट नीड टू रिवाइज दैट. So basically the strategy for CLAT Express is that you need to revise it again and again. क्योंकि Yes. अच्छा स्टूडेंट्स एक बार पढ़ते हैं और उनको लगता है सर याद ही नहीं हो रही है, तो उनके लिए एक ये बहुत बड़ा मैसेज है कि आप CLAT Express पढ़ो और पढ़ने के साथ साथ उसको रेगुलरली रिवाइज करते रहो सो दैट इट फिट्स इनटू योर मेमोरी. उसके बाद मैंने ऐसा सुना है, मतलब हमें पता भी है कि आपकी क्यूटी बहुत अच्छी थी, हाँ. मैथ्स आपकी अच्छी थी, आपने अच्छे से की मैथ्स, तो मैथ्स अच्छी होने का मॉक में कोई अपर हैंड था? सर बिल्कुल था. मैथ्स मतलब इफ़ आपकी मैथ्स अच्छी है यू गेट अ +5 एडवांटेज फॉर श्योर, बिकॉज लाइक मोस्ट चिल्ड्रन हैव दिस amnesia fear of मैथ्स. दे थिंक लाइक कि मैथ्स तो छोड़ देते हैं, बाकी सारा पेपर कर लेते हैं पहले, मैथ्स इज अ सेकेंड प्रायोरिटी. बट इन माई केस आई यूज टू ओपन द मैथ्स सेक्शन एट सेकेंड और थर्ड नंबर, सो दैट गेव मी एन एडेड एडवांटेज, क्योंकि 5 मिनट के अंदर आई यूज टू सॉल्व 1 या 2 DIs एंड देन आई यूज टू कंटिन्यू विद द पेपर. सो दैट्स हाउ आई गेन +5 +10 एडवांटेज इन मॉक्स. Okay. So you were preparing for CLAT and NILIT together. Yes. तो क्या दोनों की प्रिपरेशन में डिफरेंस है? सर एक बड़ा डिफरेंस है, वो है एनालिटिकल रीजनिंग का. क्लैट के अंदर 5 सब्जेक्ट्स हैं और एलिट के अंदर भी इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग एंड जीके है. मैथ्स नहीं है ऑफ कोर्स, एंड मैथ्स कवर हो जाती है एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर कुछ हद तक. एंड एनालिटिकल रीजनिंग इज बेसिकली योर मेमोरी प्रोसेस एंड कॉग्निशन. फॉर एग्जांपल पजल टेस्ट हो गए या फिर सिलॉग्स हो गए, ये वाली चीज़ आती है एलिट के अंदर. तो उसकी प्रिपरेशन अलग से आपने की? यस सर. ठीक है. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी डाउट रहता है या क्वेश्चन रहता है कि यार मैं एलिट को स्पेसिफिक टाइम दूँ कुछ अलग से, और अगर दूँ तो कितना टाइम दूँ, तो वो आपने कैसे किया, प्लीज़ एलैबोरेट करें. सर क्लैट और एलिट की प्रिपरेशन गो हैंड इन हैंड फॉर श्योर. क्लैट की प्रिपरेशन और एलिट की प्रिपरेशन मैंने साथ ही करी, बट द मेन डिफरेंशिएटर वाज एनालिटिकल रीजनिंग. देयर वर क्लासेस हेल्ड इन लॉ प्रेप, रौनक से क्लासेस लेते थे एंड वी यूज्ड टू सॉल्व शीट्स एंड शीट्स ऑफ पेपर, and law prep also provided with a lot of material to practice, so that practice gives you an extra advantage. And practice in all the subjects, right? Yes. So this paper basically is a practice based paper, right? Definitely sir. तो अगर हम बात करें आप एज अ स्टूडेंट जब फर्स्ट टाइम यहाँ आए लॉ प्रेप में, तो वो जो फर्स्ट क्लास की एक फीलिंग होती है, वो हर स्टूडेंट की अपनी एक फीलिंग होती है ना? तो फर्स्ट क्लास की आपकी क्या फीलिंग रही थी? सर उस फर्स्ट क्लास में मैं बहुत जेलस था एक लड़की से. सो मतलब वो उसका भी फर्स्ट डे था एंड वी बोथ केम टुगेदर इनसाइड द क्लास. वी एंटर्ड टुगेदर एंड ही वाज ऑन द फर्स्ट बेंच, आई वाज ऑन द लास्ट बेंच एज यूजुअल. एंड like the first class, ma'am asked some questions and we both answered, but he answered better, in a way better. So he was really good at it. And तब मैं थोड़ा jealous था, I know, and अभी वो भी बहुत अच्छा है, उसका भी सिलेक्शन हो गया एनालिस्ट. ओके. सो उसका भी एनालिस्ट हो गया, आपका भी एलिट एंड न्यू दिल्ली हो गया. Yes sir. तो इन अ वे यू बोथ आर ऑन द सेम पेज नाउ. We are good friends. Like last phase of preparation, I was mostly with that guy. ओके. और वो कौन फ्रेंड था आपका? दिव्यांशु. ओके, दिव्यांशु और आप साथ में थे. ओके नाइस. तो एक फेज़ होता है ना, हर स्टूडेंट का एक फेज़ होता है जब वो जर्नी उसकी, क्योंकि आपने भी क्लैट का एग्ज़ाम स्कूल के साथ दिया है. Yes. है ना? तो आपकी भी इस जर्नी में, क्योंकि फाउंडेशन बैच में आप थे, फेजेस रहे होंगे कि शुरुआत में बहुत एक्साइटमेंट, बहुत ईगरनेस होती है प्रिपरेशन की, बीच में एक डिप आता है एंड देन अगेन बूस्ट अप होता है चीज़ें. तो वो फेज़ कब आया और उससे कैसे डील किया आपने? सर 11th के अंदर ज्वाइन कर लिया था लॉ प्रेप मैंने. तो एट दैट टाइम आई वॉज रियली एक्साइटेड अबाउट द क्लासेस. एज इन सून जब नए सब्जेक्ट्स आते गए, ऐड होते गए, कि इन द बिगिनिंग वी वर ओनली गेटिंग इंग्लिश एंड CR क्लासेस, बट देन लीगल क्लासेस, GK की क्लासेस स्टार्ट हुई. सो इंटरेस्ट केप्ट डेवलपिंग, बट एक मिडिल स्टेज आता है, उस टाइम पे वो रेजिस्टेंस स्टेज हो जाता है, व्हेन यू थिंक कि अब बस थक गए, वो बर्डन लगने लग जाता है सब्जेक्ट. बट most importantly, you don't have to see it as a burden, you have to see it as an opportunity
यू हैव टू सी इट एज कि ये आपका करियर बनने वाला है अब, सो बी पैशनेट अबाउट इट, सो दैट्स व्हाट वी डेवलप्ड। ओके, सो बहुत से लोग ऐसी बातें करते हैं कि यार मैं तो शुरुआत से ही बहुत इंटेलिजेंट था, मैं तो शुरुआत से ना मेरे तो अच्छे ही मार्क्स आ रहे थे, बट आपके केस में ऐसा इनिशियली नहीं था कि मार्क्स बहुत फर्स्ट मॉक में मार्क्स बहुत कम आए थे, एंड ग्रेजुअली लास्ट में आते आते आपको मतलब टॉप 20 में आप अपने आप को देखते थे लिस्ट में। यस सर। तो ये जो ट्रांजिशन है फ्रॉम वेरी लोअर लेवल ऑफ मार्क्स टू टॉप 20, ये ट्रांजिशन कैसे आया? मतलब मॉक में क्या ऐसा किया जिससे ट्रांजिशन आया? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिमेंबर फर्स्ट मॉक में मेरे 45, फिर 22, फिर 54, सो दैट्स व्हाट अप्स एंड डाउन्स आई फेस्ड इन मॉक्स, बट consistently I started analyzing mocks. I was in law prep, I was discussing my doubts regularly, so that's what made difference. Continuous practice and analyzing mocks, two things are really important to increase mock scores. Continuous practice and analysis. So how many mocks in total did you practice before giving CLAT exam and AILET exam? Sir, more than 100. So more than 100 mocks, and that is what has been a deciding factor, right? Decisive factor जो रहा है कि mocks बहुत ज़्यादा देने हैं, ठीक है, बट ये हमने ज़रूर देखा, और इसमें आई वुड लाइक टू थैंक यश कि उसने ये बताया कि सर मेरा क्लैट का स्कोर इतना अच्छा नहीं रहा जितना मेरा एलेट का स्कोर रहा है, क्योंकि क्लैट एग्जाम में मेरी कुछ प्रॉब्लम्स है, ऑल्दो आई एम गेटिंग गुड NLU, बट इतना अच्छा नहीं रहा है कि मुझे NLU दिल्ली के बराबर कोई कॉलेज मिले। तो क्लैट का स्कोर क्यों अच्छा नहीं रहा? क्या वो चीज़ थी जिससे क्लैट का पेपर खराब हुआ, और क्या वो चीज़ थी जिससे आपने कोप अप करके एलिट का पेपर बहुत अच्छा दिया? Sir, CLAT 2024 was, I guess, the easiest paper of all. Exactly. And as and when I got the sheet, I skimmed through sections, I realized कि this paper is really easy, cutoff will definitely go a lot high, and वो चीज़ दिमाग में घर कर गई। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि अगर सबके लिए ईजी है तो मेरे लिए भी ईजी होगा, आई थॉट कि ये तो सबके लिए ईजी हो गया, कट ऑफ बहुत ऊपर चली गई। सो दैट वाज एट दैट टाइम दैट थिंग मेरे दिमाग में घर कर गई, एंड दैट्स व्हाट फोकस लूज हो गया उसके Yes, पास में। फिर फोकस सारा उसी पे रहता है। हाँ, जब हम सोच लेते हैं ना एग्जाम में कि यार क्या कर रहे हैं, ये क्या हो गया, पेपर ऐसा कैसा आया है, तो सारा फोकस फिर पेपर कैसा आया चला जाता है रादर देन सॉल्विंग द पेपर, डेफिनेटली है ना। तो क्लैट हुआ 3 दिसंबर को, एलिट हुआ 10 दिसंबर को। वो 7 दिन में क्या ऐसा माइंडसेट चेंज हुआ कि हमने मतलब एलिट में, मतलब आपने यू वर टॉपिंग द चार्ट्स, ऑल इंडिया रैंक 57 एलिट में, कैसे? सर 4-5 दिन तक तो आई वॉज लाइक कि क्लैट नहीं हुआ, एंड आई वॉज रियली डिप्रेस, आई वॉज रियली सैड एट दैट टाइम, आई वॉज क्राइंग, लाइक सडनली कभी भी अचानक से रोने लग जाता था, एंड आई वॉजंट स्टडिंग फॉर एलिट एट दैट टाइम, बट आफ्टर दैट आई रियलाइज कि दिस इज जस्ट अ पेपर एंड आई हैव अनदर चांस. I wasn't keeping any expectations in my mind, so I reached NLU and with a free mind I wrote AILET का पेपर. हाँ, तो बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी एग्जाम दे रहे हो ना, यू शुड हैव अ फ्री माइंड, डोंट एक्सपेक्ट थिंग्स. जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस का बर्डन होगा उतना फिर पेपर सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी. Yes sir. राइट, तो यू शुड नॉट एक्सपेक्ट थिंग्स फ्रॉम पेपर, रादर यू शुड जस्ट गो एंड परफॉर्म. और यही आपने शायद एलिट में किया होगा, और एलिट में फिर रिजल्ट सबके सामने है. Yes. तो ये जो प्रिपरेशन जर्नी थी आपकी, इसमें लेट्स कम बैक टू लॉ प्रेप. लॉ प्रेप का रोल कितना रहा है प्रिपरेशन में? Sir, in my basic nature is I'm not disciplined, but coaching, law prep made that discipline factor inside me that inculcated that factor basically. So there was a regular schedule. I had a routine if I'm coming to coaching. So sometimes I used to come 4 से 6 classes के लिए, but many a times I was earlier 2 से 4 doubts and 4 to 6 classes. So that's how my schedule was going on. I had a routine, and that discipline and that consistency gave me the motivation. ओके, सो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रही है, Yes, और sir. कंसिस्टेंसी का फैक्टर जो आया है वो लॉ प्रेप ने बहुत हेल्प किया. तो लॉ प्रेप में बहुत से टीचर्स हैं जो जिन्होंने हेल्प किया, अलग अलग सब्जेक्ट्स में आपको पढ़ाया किया. अगर मैं पूछूं वो कौन से टीचर की क्लास थी, क्योंकि ये काइंड कॉन्वर्सेशंस है ना, हाँ. तो विल नॉट बी वेरी फॉर्मल. Definitely. कौन से ऐसे टीचर्स की क्लास थी जिनमें क्लास में जाके ऐसा लगता था कि नॉलेज तो इन्हीं के पास है, मतलब अगर पढ़ना है ना, नॉलेज देखना है किसी टीचर का, तो इनकी क्लास में बैठना चाहिए? मोहित सर.
मोहित सर क्यों ऐसा? सर मतलब लाइक टॉपिक चल रहा है, जीके के टीचर है वो, सो ही यूज्ड टू टीच समटाइम्स फ्रॉम द क्लैट एक्सप्रेस, समटाइम्स फ्रॉम द शीट एंड समटाइम्स हिज ओन टॉपिक्स, एंड वी एज चिल्ड्रन हैड a lot of curiosity and इधर उधर के सारे questions we used to discuss with him and he knew everything, like literally टॉपिक का कहीं से कुछ भी पूछ लो, उसके अलावा कुछ पूछ लो, उससे रिलेटेड कुछ भी पूछ लो, he knew everything and he guided us कि क्यों you should know the context of the topic and how that helps in going to depth of the topic. अच्छा, और कौन से वैसे टीचर है जिनमें ऐसे क्लास में जाके ऐसा इंस्पिरेशन मिलता था कि इनकी क्लास में जा रहे हो, ये क्या पर्सनैलिटी है, मतलब जाना चाहिए? हाँ, Sonia. Actually, I was expecting this answer for the question. क्योंकि I have myself been her student और मैंने ना क्लास में ये फील किया है कि सोनिया मैम की क्लास में आप जाते हो ना तो ऐसा लगता है कि हाँ यार मतलब कुछ बात है टीचर में. बिल्कुल है सर, मतलब शी इज़ वन ऑफ द, मतलब इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनके पास एंड शी टीचेस विद सच ग्रेट पैशन एंड शी वो जो डेडिकेशन है यार, हाँ मतलब सब्जेक्ट के लिए ऐसा लगता है कि इंग्लिश को ना मतलब मैम अपने पास में रखती हूँ कि मैं है ना. यस सर. हाँ, सो अच्छा ऐसे बहुत से डिप भी आए होंगे है ना प्रिपरेशन में, तो किसके पास जाते थे जब डिप आया कि यार अब नहीं हो रहा है? अनुभव मैम. हाँ, अनुभव मैम के पास जाके ऐसी क्या फीलिंग आती थी कि मतलब वो डिप खत्म हो जाता था? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट से मैंने बात की है और सबका यही कहना है कि भाई डिप आता है तो अनुभव मैम, ऐसा क्या है अनुभव मैम के साथ बात करने में जिससे वो चीज़ एक जो वो फीलिंग ही खत्म हो जाती है? मैं सर द बेस्ट पार्ट अबाउट अनुभव मैम वाज कि वो सिंपैथी वगैरह नहीं करती थी, वो सीधा रियलिटी चेक देती थी एंड दैट रियलिटी चेक एक्चुअली गिव मी मोटिवेशन फ्रॉम इनसाइड कि वाई यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, आई हैव टू सॉर्ट दिस आउट, आई हैव टू प्लान एंड आई हैव टू डू थिंग्स. तो शी वुड पॉइंट आउट थिंग्स कि यहाँ पे क्यों नहीं पढ़ाई करी, बट आई आंसर ब्लैंक. जब गलती मेरी है आई रियलाइज इट, क्योंकि वो रियलिटी चेक दे रही थी एंड वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट. हाँ, मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ना मैम फ़ोन भी चेक करते हैं. हाँ, तो आपके साथ भी ऐसा हुआ? मेरे पास तो नोकिया वाला फ़ोन था. अच्छा, तो चलो ये चीज़ बहुत अच्छी हुई कि आपके पास फ़ोन का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था. तो कुछ तो डिस्ट्रैक्शंस रहे होंगे प्रिपरेशन के टाइम पे, है ना? तो कौन से डिस्ट्रैक्शंस थे और स्टूडेंट्स को अगर वो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं तो उनसे कैसे बचना चाहिए? सर सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन वाज डेफिनेटली आई एम एन एक्सट्रोवर्ट, सो आई यूज्ड टू टॉक टू ऑल एवरीवन. आई हैड दिस सर्टेन ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बट आई यूज्ड टू टॉक विद एवरीवन इन कोचिंग, इन स्कूल, सो दैट वाज अ मेन डिस्ट्रैक्शन एंड 1 month prior to exam I cut it off. I just decided कि I'll only focus on my preparation and बहुत हो गई बातें, अब it's time to gear up and I मतलब that phase was really motivating for me as a person. जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ I realize कि I have done this thing, तो I can do much more. That's it. हाँ, and a very interesting thing happened in Yash's life or while he was preparing, that he met with an accident in around September. Yes. Right? December 3rd को एग्जाम है क्लैट का और सितंबर में यश का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ where he had to waste around 30 days, right? 25 to 30 days अपने वेस्ट भी आपके हुए. तो उस चीज़ का कुछ इम्पैक्ट पड़ा होगा माइंड पे कि यार एक वैसा फील आया होगा कि यार अब प्रिपरेशन, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को जब थोड़ा सा भी कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो दे स्टार्ट फीलिंग दैट एज इफ दैट दे शुड नॉट गिव दिस अटेम्प्ट. So did you also feel the same? सर एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट था दिमाग पे कि एक्सीडेंट हो गया है, 1 महीना मेरा वेस्ट हो गया है, आई एम लैगिंग बिहाइंड ऑफ अदर स्टूडेंट्स, बट एट द सेम टाइम आई वॉज अ पार्ट ऑफ फाउंडेशन बैच, सो आई थॉट कि most children join and start preparing for CLAT and class 12th, but I had a 1 year extra advantage and I can't lose this advantage just because कि मेरा 1 महीना चला गया है. I had to be determined and the main role during this phase was my mother. She used to motivate me a lot. पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है यार. Yes. जब भी आपका डिप आता है ना तो पेरेंट्स का एक बहुत अच्छा रोल होता है. और एक इंटरेस्टिंग मोमेंट से मुझे याद आया, देयर वाज वन डे जब यश अराउंड 12 आवर्स यहीं बैठा था एंड इट वाज 23rd नवंबर, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. Yes. 10 दिन शायद क्लैट से पहले. तो क्योंकि हम सबको तो पता है, स्टूडेंट्स को नहीं पता है जब क्लैट क्लियर करने वाले, तो वो क्या इंटरेस्टिंग मोमेंट था, क्यों 12 घंटे यहाँ बैठना पड़ा? Sir, 23rd November was my birthday, so I decided to cut off all the distraction on that day because
ऑन दैट डे पीपल आर कॉलिंग कि भाई पार्टी दे दे, एवरीथिंग हैपन्स, रिलेटिव्स आर कॉलिंग, आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं. बट आई आस्क्ड माय मॉम कि कैन आई डू दिस, क्योंकि आई हैव टू कट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, क्योंकि मेरा पेपर था 10 दिन के अंदर. सो शी सेड दैट्स अ गुड मूव, यू गो, और रात को थोड़ा सा जल्दी आ जाना यहाँ तो. सो फ्रॉम 8 in the morning to around 6 or 7 in the evening I was here only. I was studying whole day. एंड द बेस्ट वे कि पार्टी भी नहीं देनी पड़ रही है और पढ़ाई नहीं चल रही है, तो ये बात सबसे सही चीज़ है. बट दिस इज़ वेरी इंस्पिरेशनल दैट ऑन योर बर्थडे वेयर यू फील ऑन द टॉप कि भाई हाँ आज तो मतलब बस सब फ़ोन करेंगे, सेलिब्रिटी वाला फीलिंग आएगा. उस दिन अपना फ़ोन स्विच ऑफ करना, दुनिया से कट के रहना इज़ अ वेरी इंस्पिरेशनल थिंग. सो वेरी मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि वो मेहनत जो आपकी है पूरी वो बहुत रंग लाई एंड यू गॉट ग्रेट रिजल्ट्स. अब एनएलयू दिल्ली के क्या प्लान्स हैं, दिल्ली जाके क्या करने वाले हो? Sir, I'm pretty sure I have no plans in mind. हाँ, I'm going totally underprepared actually. So I'm thinking कि I'll go there, I'll learn then and there. I don't want to keep things in my mind कि मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है. No, I'll go there, I'll learn from my experiences. वेरी गुड एडवाइस कि गो अनप्रिपेयर्ड एंड एन्जॉय योर अनप्रिपेयर्डनेस, कि वहाँ जाओगे कुछ सीखोगे. चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन. यस एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. Thank you, sir.